हाय फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी की क्लास 7 का अध्याय 3 जल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में जल का महत्व। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। उक्त पंक्ति में रहीम जी द्वारा हमारे किस अमूल्य संसाधन की महत्ता बताई गई है। जल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? जीवन का मुख्य आधार जल है। मानव, जंतु एवं वनस्पति जगत सभी जल पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल की उपलब्धता के कारण ही जीवन संभव है। अतः जल ही जीवन है। मानव सभ्यता के सभी पहलुओं को छूने वाला एकमात्र तथ्य जल ही है। समाज में कृषि विकास से लेकर औद्योगिक विकास तक जल का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है। यदि जीवमंडल से जल को अलग कर दिया जाए तो जीवमंडल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। जल है तो वनस्पति है, जल है तो वन्य जीव है, जल है तो समुद्र, नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं, वायुमंडल है। क्या आपने कभी किसी को हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करते हुए देखा है? क्या आपने किसी को प्रातः सूर्य, तुलसी, पीपल आदि पर जल चढ़ाते हुए देखा है? पता लगाइए हम ऐसा क्यों करते हैं। जल हमारे जीवन का आधार है, इसलिए जल को दूषित करना पाप समझा जाता है। पीने, नहाने, धोने, सिंचाई, औद्योगिक विकास और पृथ्वी पर तापमान के संतुलन को बनाए रखने आदि में जल की आवश्यकता होती है। वायु के बाद मानव के लिए जल ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः जीव जगत के लिए जल का संरक्षण करते हुए इसे प्रदूषित होने से बचाना हमारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जो जल के किनारे विकसित हुई, ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। मानचित्र अध्ययन से हम यह जान गए हैं कि विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का विकास जल स्रोतों के निकट हुआ है। इन सभ्यताओं ने जल स्रोतों से न केवल पेयजल ही प्राप्त किया, वरन कृषि, व्यापार, परिवहन और सुरक्षा आदि सुविधाओं को लाभ भी प्राप्त किया है। विश्व के प्रमुख नगरों एवं कस्बों का विकास नदियों, झीलों एवं महासागरों के तटों पर हुआ है। जल हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक महत्व का केंद्र रहा है। राजस्थान के नदी तट पर बसे कुछ शहर एवं नदी। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। टोंक बनास नदी के किनारे बसा हुआ है और उदयपुर आयड़ नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त आप अपने की सहायता से आसपास नदियों पर स्थित शहरों व गांवों के नाम की सूची बनाइए। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये नदी के किनारे स्थित नगर और महासागर तट पर स्थित नगर और झील के किनारे। फ्रेंड्स आप इसे एक बार देख लीजिएगा। जल चक्र। हमारे आसपास नदियाँ, झीलें, तालाब, सागर, भूमिगत जल आदि प्रमुख स्रोत हैं। इन्हें जल वर्षा से प्राप्त होता है। तापमान एवं पवन के कारण इन जल स्रोतों से वाष्पीकरण और वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन होता है। पवन को सागरों से जल वाष्प प्राप्त होती है, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं। वाष्प के ऊपर उठने पर तापमान में कमी आती है, जिसे वाष्प पुनः छोटी छोटी जल बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं जल बूंदों के संघनन से बादल बनते हैं, जिन्हें पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। बादलों से वर्षा होती है और वर्षा का जल नदियों के माध्यम से पुनः
सागरों में मिल जाता है। इस प्रकार जल स्रोतों से वाष्पीकृत होकर जल विभिन्न स्वरूपों में बदलता हुआ पुनः जल स्रोतों से ही आकर मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि विश्व में वर्षा का वितरण असमान है। विश्व के किन भागों में अधिक व किन भागों में कम वर्षा होती है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों के जल स्रोत वर्षा के वितरण से प्रभावित होते हैं। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मानसीराम व चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि थार के मरुस्थल में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा का यह वितरण भौगोलिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। खारा एवं मीठा जल। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का लगभग 2.5% जल पीने योग्य है, जिसे मीठा या स्वच्छ जल कहते हैं, लेकिन इसका भी अधिकांश भाग ध्रुवों एवं ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। स्थल पर मीठे जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, बांध, तालाब, कुएं, निकट भूमिगत जल आदि हैं। महासागरों का जल खारा होता है क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। स्थल पर भी कुछ झीलों का जल खारा होता है, जैसे तुर्की की वॉन झील विश्व की सबसे खारी झील है। जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य स्थित मृत सागर, राजस्थान की सांभर झील आदि खारे जल को कठोर जल भी कहा जाता है। जल का खारापन उसमें मिले सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक का आविष्कार कर लिया है जिससे महासागरों के खारे जल को मीठे जल में बदला जा सकता है। मानचित्र से स्पष्ट है कि अधिक जनसंख्या तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धता कम है, जैसे भारत, सहारा मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस आदि में जनसंख्या की तुलना में जल का अनुपात अधिक है। प्रत्येक जीव के लिए पेयजल की आवश्यकता होती है और पीने योग्य जल अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक प्रदेश में जल के वितरण की असमानता के साथ ही जल की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। कहीं जल पीने योग्य है तो कहीं खारा जल पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त जल भी पाया जाता है, जैसे राजस्थान के शेखावटी और दक्षिणी राजस्थान में। इस जल का पेयजल के रूप में उपयोग करने पर लोगों को हड्डियों संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश शहरों, कस्बों एवं गाँवों में जल वितरण पाइपलाइनों नल से किया जाता है, जबकि छोटे गाँवों एवं ढाणियों में जल अधिक दूरी से कुओं एवं बावड़ियों से लाया जाता है। भूमिगत जल। आपने देखा होगा कि हम हैंडपम्प, नलकूप, कुओं आदि से जल बाहर निकालते हैं। जरा सोचिए, यह जल भूमि में कहाँ से आता है। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की कठोर चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। यही भूमिगत जल कुओं और नलकूपों में एकत्रित होता है, जिसे हम मशीनों द्वारा पुनः धरातल पर कर सिंचाई एवं दैनिक उपयोग में लाते हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल की गहराई भिन्न भिन्न है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल अधिक गहराई में पाया जाता है, जबकि मैदानी एवं समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहराई में पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर में ऋतुओं के अनुसार भी परिवर्तन आता है। वर्षा ऋतु में भूमिगत जल कम गहराई पर एवं ग्रीष्म ऋतु में अधिक गहराई पर पाया जाता है। वर्तमान में विश्व में भूमिगत जल में लगातार कमी आ रही है, जिसका कारण वर्षा का कम होना, अधिक सिंचाई, उद्योगों में जल की बढ़ती मांग एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का अत्यधिक दोहन। इस कारण भूमिगत जल का
स्तर तेजी से घटता जा रहा है। भूमिगत जल में कमी होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़रा सोचिए। जल प्रदूषण